नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के कर्णप्रयाग सेवाई में संचालित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों और स्थापना सुविधाओं और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। और इस दौरान सीएम ने परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उनका भी कुशल क्षेम यानी कि हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों तक रेल पहुंचने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। इस दौरान सीएम ने देवभूमि की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। योजना अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना है और इस योजना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता की तरफ से इसका काम तेजी से चल रहा है। लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेजी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, क्योंकि ये बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। जहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत यात्रा करना आसान होगा, वहीं जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वह भी आसानी से आ जा पाएंगे और विकास के और के स्वरोजगार के अनेक मार्ग खुलेंगे, अनेक द्वार खुलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, एक राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड में निकाय के लिए स्टार प्रचारकों के तौर पर बीजेपी की तरफ से बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग से प्रचार की शुरुआत कर दी है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्णप्रयाग से सभा करने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार का अभियान प्रारंभ किया है। वैसे वो कल भी खटीमा में, टनकपुर में थे और वहां भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, प्रबुद्ध जनों के साथ में बातचीत करके जनता से अनुरोध किया है, अपील की है कि स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और अभी हमने प्रस्तावित कार्यक्रम उनके तय किए हैं और कुल 25 स्थानों पर उनके कार्यक्रम हमने अभी तय किए हैं, जिसमें 11 नगर निगम है, जिला मुख्यालय के नगर पालिकाएं हैं और ऐसे अन्य जगह जहां बहुत अधिक आवश्यकता है। और जिलाध्यक्ष ने, वहां के निकाय के चुनाव के प्रभारी ने और प्रत्याशी ने डिमांड की है कि यहाँ भी हमें आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री और बहुत अधिक जरूरत है, तो वहां भी अभी हम विचार करेंगे। अभी हमने कार्यक्रम प्रस्तावित तैयार किया, अंतिम रूप नहीं दिया है। हम 3-3 दिन के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री जी की सभाएं, रोड शो का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में शिवसेना ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड शिवसेना प्रमुख देवेंद्र प्रजापति ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना इस बार चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का यह निर्णय राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। शिवसेना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी आने वाले समय में और शिवसेना अपनी राजनीतिक उपस्थिति खुद दर्ज कराएगी। अभी क्या है कि आपने देखा होगा, पिछली बार आज से 15 साल पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए जब उमाशंकर पुरोहित को हरिद्वार से खड़ा किया था एक
MP के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी घुटनों पे आई थी। उन्होंने हमें कहा था कि हमें समर्थन दीजिए, तो हमने जब समर्थन उस समय दिया था और उस समय सरकार इनकी नहीं आई, तो उसके बाद इन्होंने फिर हमसे किनारा कर लिया। तो ये क्या बात हुई? भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदे के लिए समर्थन चाहिए। अगर भाई बनाना है तो वैसे ही बनाएं, अन्यथा फिर हम अलग हैं, आप अलग हैं, उससे कोई क्या दिक्कत है? ये पहले हुआ है हरिद्वार में। उमाशंकर पुरोहित ने जब गंगा पूजन किया था, उसी से इतना हड़कंप था कि उसने कहा ये क्या हुआ। उसके बाद निशंक जी थे, हरिद्वार में ही एक कार्यक्रम हुआ था और हमारा संयुक्त तो बैनर लगा था, सब चीज हुई थी, लेकिन हारने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के रविवार को वन विभाग ने पुलिस मैदान गोपेश्वर में वन पंचायत सरपंच, महिला मंगल दल, अग्नि रक्षक दल को फायर लाइन सफाई, वन अग्नि नियंत्रण का प्रशिक्षण और के संबंध में जानकारी दी। इसी के साथ लीफ ब्लोअर, फायर बीटर और फायर रैंक उपकरण के माध्यम से वन अग्नि को रोकने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पुलिस ग्राउंड पर आग लगने की घटना पर अग्निशमन दल ने कूलिंग मेथड से आग बुझाने और घायल व्यक्ति को CPR देने का डेमो दिखाया है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। वन अग्नि की जो आज गोष्ठी हो रही है, हमारे सभी विभाग मिलके, राजस्व, वन विभाग, ग्रामीण विभाग और पुलिस की एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वन पंचायतों के सरपंच, महिला मंगल दल की महिलाएं और जितने हमारे शहरी वन रक्षक हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि सभी विभागों का आपस में समन्वय बना रहे। निकाय चुनाव के चलते अब मंगलौर में चुनावी जंग तेज होने लगी है। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी आमिर कलीम अंसारी ने मंगलौर की जनता से सलाह ली। उन्होंने जनता से पूछा कि उन्हें निकाय चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। इस मौके पर वहां पहुंची जनता ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही प्रत्याशी के चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने की बात भी कही। इस बीच कहा गया कि आमिर कलीम अंसारी एक काबिल और पढ़े लिखे इंसान हैं, जिन्हें अगर चेयरमैन बनाया जाता है तो वे मंगलौर के भविष्य को सुधारेंगे। और कलीम अंसारी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गुजारिश की है कि मेरे इस बच्चे को कामयाब बना दो। अगर आपकी बातों में खरा नहीं उतरा, 5 साल के बीच में मैं इस्तीफा दिलाने के लिए तैयार हूँ। ये तो आवाम तय करेगा। मुझे किसी भी एक बिरादरी का वोट नहीं चाहिए। मेरी वालदा जब बनी थी, सब बिरादरी को वोट मिला था जब वो चेयरमैन बनी थी। आज उसे 30 साल हो गए हैं और आज वही मकाम आ गया है कि आज हर बिरादरी आमिर को वोट देने के लिए तैयार है और सब बिरादरी देंगे तो इंशाअल्लाह इसको कोई नहीं रोक सकता चेयरमैन। इसका उद्देश्य पब्लिक में ये मैसेज देने का था कि जो बंदर बांट करने की बातें चल रही है नगर पालिका के फंड को, उस पर बिल्कुल भी फैसला ना लिया जाए। एक अच्छे कैंडिडेट को चुनकर नगर पालिका पहुंचाया जाए जो विकास कार्य भी करे। और आपकी जो समस्याएं डेली की हैं, जैसे कि रेडी हटा दी, किसी के रिक्शे का चालान कर दिया है, जो पूरा दिन, आज एक मेरे पास एक मैटर आया था। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह, देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे।
राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं। हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां 25 दिसंबर को जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर लिया गया है। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मंगलोर कोतवाली में ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चोर बड़े ही शातिर थे और उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने बाकायदा मंदिर की कर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। जल्द हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन इन बातों से थोड़ा सा और आदमी के अंदर जज्बा पैदा होता है, सिक्योरिटी बढ़ती है और ये ज़रूरी था, ये होना भी चाहिए था भाई, खुदा ज़रूरी था। पुलिस का आभार करें। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस का और जो है सरकार का, सभी का जो है, यहाँ जो हमारे लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, मैं सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबने मिलजुल के इसको जो है इसको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करी और ये आज मामला ओपन हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। 25 दिसंबर की रात 26 की सुबह एक चोरी हमारे मंगलौर थाना क्षेत्र में ही एक जैन मंदिर है, जिसमें काफ़ी लोगों की आस्थाएं जुड़ी रही हैं। उसमें चोरों द्वारा घुसकर वहाँ से उसका छत्र चोरी कर लेना, साथ में कुछ जो कीमती सामान है, कुछ चांदी और कुछ पैसे वहाँ से चोरी किए गए थे। इसके संबंध में जब हमें ये बात मालूम चली, तत्काल थाना पुलिस और एसपी देहात क्षेत्राधिकारी वगैरह मौके पर पहुँच के इन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला के सारी जितने भी एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। उसके बाद उत्तराखंड के चिन्हित 582 मलिन बस्तियों को मालिकाना हक के लिए कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बीजेपी सरकार पर हमला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में बड़ी पहल की थी। बाद में बीजेपी की सरकार आने के बाद सरकार ने मलिन बस्तियों के लिए हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। में जब हम सरकार में थे, हमने बस्तियों का सर्वे भी कराने का काम किया और उनके रेगुलराइजेशन के लिए भी जो है हमने कदम बढ़ाए थे। लेकिन हम सत्ता से बाहर हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दे करके जो है मलिन बस्तियों को जो है उजाड़ने का काम किया था। लेकिन मलिन बस्ती के लोगों ने और कांग्रेस ने इसका तीखा विरोध किया। हमने सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। सरकार को पर आना पड़ा और सरकार ने मलिन बस्तियों को संरक्षित करने के लिए अध्यादेश लाने का काम किया। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए
आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने पत्रकारों से वार्ता की है, जहां उन्होंने कहा कि जनपद देहरादून के विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत अति संवेदनशील क्षेत्र आसन कन्वर्जेशन रिजर्व में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर नियम विरुद्ध लाइसेंस जारी करने और खनन प्रक्रिया संचालित होने के मामले में जन संघर्ष मोर्चा सचिव औद्योगिक विकास ब्रिजेश कुमार और उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालना कराने वाले नाकाम हो चुके हैं। दोनों अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से अवमानना याचिका दायर कर सबक सिखाने का काम करेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को बहुत संवेदनशील माना है और उसकी 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाएं, एनी प्रोजेक्ट, एनी एक्टिविटी, उसको बिल्कुल बैन किया है। और उस मामले में सरकार को निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की अगर वहां पे क्रियाएं संचालित है, चाहे हॉटमिक्स प्लांट हो, चाहे वो स्टोन क्रशर हो, स्टीलिंग प्लांट हो, खनन पट्टे हो, बगैर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी अनुमति के बिना वहां पर कुछ हो नहीं सकेगा, न वहां पर कोई क्रियाएं संचालित हो सकती। लेकिन बावजूद इसके आज भी लगातार वहां पर जारी है। इस मामले में जन संघर्ष मोर्चा लगातार, हमने राजभवन, सरकार, शासन सबको चेता दिया कई बार कि आप इन तमाम चीजों से बाज आ जाएं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विकासनगर के एक निजी होटल में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हुई है और मानकों को ताक पर रखकर हरियाणा और खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर खिलाड़ियों के द्वारा दिए गए पैसों को भी फेडरेशन के द्वारा वापस ले लिए जाने के संबंध में बताया। खिलाड़ियों ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। बल्लेबाजी में और इसमें हमें पहले हमारे ऊपर भी इन्होंने ब्लैकमेल करा। जब हम जस्ट यूपी से खेल रहे थे तो हमारे ऊपर उत्तराखंड फेडरेशन ने ये बैन करा था कि तुम अदर स्टेट से खेलोगे तो तुम्हें उत्तराखंड में 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो हमने वहाँ पे सिक्योरिटी भरी थी 40 हजार, कहीं उत्तराखंड के जिन्होंने भरी। तो हमारी सिक्योरिटी भरने के बाद इन्होंने हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर डाला। देहरादून के जो सबसे मेन है, हमारी मेन बॉडी जो हमारे देहरादून के टीचर है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे जब गलत हो रहा है। और लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर कहीं ना कहीं उस टाइम प्रेशर बनाया, अगर बाहर से खेलोगे तो तुम्हें हम 3 साल के लिए बैन कर देंगे। तो हमने सिक्योरिटी भरी थी, हमने वो घुसा दी और हमारे साथ इन्होंने यहाँ ये करा कि हमें इधर सिक्योरिटी घुसाने के बाद हमारे साथ 3 साल का बैन कर दिया और हमें डराया धमकाया गया, अगर बाहर से खेलोगे तो तुम्हें उत्तराखंड से कभी खेलने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ के जो गुरुजी हैं, जो देहरादून के टीचर है, जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर है, वो भी कहीं से मिले हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारे खिलाफ हमारे साथ नहीं दे रहे, वो भी आवाज नहीं उठा रहे। सब मिली भगत है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को गलत करना है तो बच्चों को एकेडमी बंद कर दें, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। देहरादून के टीचर है, उनके लिए बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हर जगह बच्चों को टॉर्चर कराया। कहीं ना कहीं कुछ भी अच्छा खेलेगा, कहीं जाएगा तो सीधा ऑप्शन टूर्नामेंट खेलने तक के बैन कर देते हैं। अगर कोई हम फेडरेशन के खिलाफ टूर्नामेंट खेल रहे हो, कौन सा टूर्नामेंट था सर? ये उत्तराखंड ये समझो जस्ट कबड्डी था, ये एक लीग थी, बड़ी लीग थी, वो अच्छा प्लेटफॉर्म था हमारे लिए, लेकिन उसमें जाने के लिए भी इन्होंने हमारे ऊपर बैन कर दिया। अच्छा, कितने खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया? सर इसमें कम से कम 10-15 खिलाड़ी है जिनके हमारी स्क्वाड भरी गई थी और हम एक सीजन खेले, अगले सीजन में इन्होंने हमें जाने नहीं दिया। क्यों, क्या कारण रहा उसमें? सर इसमें ये फेडरेशन वाले इनकी मिली भगत है सर, अब ये हमें पता नहीं किस कारण से, लेकिन हमारे ऊपर ये दबाव बना गया, अगर बाहर से खेलोगे यूपी हरियाणा से तो तुम्हें हम बैन कर देंगे 3 साल के लिए। तो सर हमने छोड़ दिया, लेकिन ये आज फैसले लेके बाहर के खिलाड़ी बाहर हमारे उत्तराखंड में खिला रहे हैं, और जो हमें उस टाइम वहां से बैन। चलिए रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म,
एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत ज्वारपानी में एक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिसको एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया। 18 घंटे पैदल चलकर एसडीआरएफ ने इस साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। एसडीआरएफ को थाना कपकोट से सूचना मिली थी कि ज्वारपानी के पास एक व्यक्ति 80 मीटर गहरी खाई में गिर गया है। इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की जरूरत थी। एसडीआरएफ की टीम खाती गांव से 18 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ ने 80 मीटर गहरी खाई में गिरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जिला पुलिस और स्थानीय नागरिकों के साथ रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और विषम परिस्थितियों और घनघोर अंधेरे के बावजूद टीम ने कड़ी मशक्कत कर घायल व्यक्ति को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कर्णप्रयाग दौरा है। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सीएम धामी दोपहर 2:20 पर हेलीकॉप्टर द्वारा सिवई खेल मैदान वो पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का उन्होंने भव्य स्वागत किया। सिवई में सीएम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, यानी कि उन्होंने स्थलीय निरीक्षण जो है इस दौरान किया और इसी के साथ वो 3 बजे सीएम CME बैठ कर्णप्रयाग पहुंच गए, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बाइक रैली में वो शामिल हुए थे और इसके अलावा उन्होंने वहां पे लोगों को संबोधन भी किया है। चमोली जनपद के अंदर 4 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतें हैं। पूरे जिले के अंदर हम 10 के 10 निकाय चुनाव जीतेंगे और विशेष कल कर्णप्रयाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर कर्णप्रयाग से ही चुनाव का आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि विकास की धारा में जिस प्रकार से हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को हल्की से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 11 और 12 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। विक्रम सिंह के मुताबिक रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और आदि जनपदों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जनवरी में आप देखेंगे कि एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से बारिश बर्फबारी जो है प्रदेश में देखने को मिलेगी 11 और 12 तारीख में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी की बात है तो हल्की मध्यम तक की आप कह सकते हैं 11 तारीख को जो है जो बारिश है या बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उनमें रहेंगी और विशेषकर मैं कहूँगा कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, तो इनके जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है वहाँ पे वो मिलनी चाहिए। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।